तो अब हम लोग क्या कहते हैं, ये बोरॉन एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ चुके हैं। इस बार क्या कहते हैं हम लोग, ग्रुप 14 द कार्बन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कार्बन है, उसके लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ठीक है, तो कार्बन जो है प्रॉपर प्रॉपर नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उनको मेटलॉइड कह सकते हैं। ठीक है, फिर टिन और लेड उसके बाद हैं, वो तो प्रॉपर मेटल हैं। ठीक है, इन्होंने फिर बात शुरू कर दी एबंडेंस की। तो कार्बन के बारे में जानते हैं कि क्या कहते हैं, इसमें उनका 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो एक तो जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में लोगों की बॉडी में, पेड़ की में है, वो तो अलग है ही है। उसके अलावा नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ग्रेफाइट और डायमंड तो थोड़ा कम ही है, और कोल के फॉर्म में, और उसके अलावा कार्बोनेट्स के अपने जो सॉल्ट के फॉर्म में, जो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाई कार्बोनेट्स उनके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इन्होंने बताना शुरू किया क्या कहते हैं, बहुत वर्सेटाइल और बहुत तुम्हारे तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। ये सब बातें हमको पहले से पता ही है। ठीक है, आइसोटोप इन्होंने बताया कि कार्बन 12 क्योंकि मेन कार्बन है, उसके अलावा कार्बन 13 ज़्यादा आगे भाग गया मैं। कार्बन 12 और कार्बन 13 के दो नेचुरल आइसोटोप, मतलब ये स्टेबल आइसोटोप हैं, और कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, जिसकी हाफ लाइफ 5770 साल है, जिसको हम लोग रेडियो आइसोटोप डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। सबको पता रेडियो आइसोटोप डेटिंग क्या है? कोई ऐसा आदमी इसको नहीं पता? अच्छा, तो क्या होता है, जब हम लोगों की लाइफ में हम लोग लगातार सांस लेते रहते हैं, तो जो कार्बन 14 का रेशो नेचर में है वही लिविंग बींग्स में होता है। ठीक है, तो जब तक सांस लेते रहेंगे तब तक क्या कहते हैं, जो नेचर में कार्बन 14 का रेशो है वही कार्बन 14 का रेशो बॉडी में बना रहता है। अब जब डेथ हो जाती है तो जो फॉसिल फ्यूल्स मतलब फॉसिल्स हैं, उनमें क्या हुआ, सांस लेना बंद हो गया, तो कार्बन का बाहर से आना और जाना दोनों बंद हो गया। लेकिन इसमें जो कार्बन 14 है वो समय के साथ धीरे धीरे डिके करने लगा। तो मान लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, एक ह्यूमन बॉडी में 100 ग्राम कार्बन में 1 ग्राम कार्बन 14 होता हो, मतलब 99 ग्राम कार्बन नॉर्मल 12 वाला होता हो, तो कार्बन 13 तो बहुत ही कम पाया जाता है, और 1 ग्राम कार्बन 14 पाया जाता हो, और मुझे कोई फॉसिल फ्यूल मिले जिसमें 99 ग्राम कार्बन 12 पे 0.5 ग्राम ही कार्बन 14 है। इसका मतलब मैं समझ लूँगा जरूर शुरू में इसमें 99 और 1 रहा होगा, अब 99 और 0.5 है। इसका मतलब जो कार्बन 14 है वो 1 ग्राम से घट करके 0.5 ग्राम हो गया है। इसका मतलब ये 5770 साल पुरानी है। ठीक है, अगर 99 के साथ 0.25 मिले तो इसका मतलब मैं समझ लूँगा 2 हाफ लाइफ निकल गई है, तो ये 2 इंटू 5770 11,500 साल पुरानी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशो देख करके नेचुरली अकरिंग चीज़ों में कितना है और किसी फॉसिल में कितना है, वो रेशो जितना ज़्यादा कम होगा, कार्बन 14 जितना कम होगा, इसका मतलब वो उतना पुराना। कार्बन 12 डिके नहीं करेगा। कार्बन 12 तो स्टेबल बताया ना, स्टेबल मतलब डिके नहीं करेगा। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, वो डिके करेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि सिलिकॉन पे आ गया। सिलिकॉन जो है वो मतलब मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, सॉरी सेकेंड मोस्ट एबंडेंट है, मोस्ट एबंडेंट तो ऑक्सीजन है, वो सिलिकॉन जो है वो सब ऑक्सीजन के साथ ही रहता है, SiO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हर सिलिकॉन पे 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, सिलिका और सिलिकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और सिरेमिक, ग्लास, इन सब चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जर्मेनियम जो है वो अच्छे से अवेलेबल नहीं है, ट्रेसेस में अवेलेबल है। टिन का जो ओर है उसका नाम है कैसिटेराइट, जो कि एक्चुअली टिन का ऑक्साइड है, और लेड का ओर है गैलेना, जिसका नाम लेड सल्फाइड PbS। ठीक, उसके बाद अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर यूज इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, चलो ये सब ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ खास समस्या नहीं है, NH2 NP2 होगा। ठीक है, सबका सिंपल सी बात है। कोवैलेंट रेडियाई में ट्रेंड देखेंगे तो कार्बन से सिलिकॉन बढ़ा, और सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों करीब करीब बराबर हो गए, 118 122। कारण P ब्लॉक से जब D ब्लॉक में गए तो D ब्लॉक की पुअर शील्डिंग, और फिर ऐसे ही टिन और लेड करीब करीब बराबर हो गए, वो F ब्लॉक की पुअर शील्डिंग। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं, कोई कहने वाली बात नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या हो जाएगा, वैसे तो डेल्टा H1 लेस देन डेल्टा H2 लेस देन डेल्टा H3 होगी ही,
लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखें तो कार्बन से सिलिकॉन में देखो बहुत बड़ा गैप है, पर सिलिकॉन और जर्मेनियम की करीब करीब बराबर हैं, पुअर शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही लेड और टिन की भी करीब करीब बराबर है, बल्कि देखो लेड की थोड़ी सी ज़्यादा ही है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो ये बढ़ने के बाद भी आयनाइजेशन एंथैल्पी को कम हो, क्या बढ़ने सिलिकॉन और जर्मेनियम के साइड। भाई ये तो बात है ना, दो चीज़ें हैं। एक तो एक शेल बढ़ी तो इसलिए साइज बढ़ना चाहिए था या आयनाइजेशन एंथैल्पी घटनी चाहिए थी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियस में पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियर फोर्स बढ़ा, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी घटनी चाहिए थी। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, वो किस खाली रेडियस का फंक्शन नहीं ना, वो रेडियस और चार्ज दोनों का फंक्शन है, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से जैसे ट्रेंड आया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो वही जो सब हमेशा से पढ़ते आ रहे थे, पीछे में पढ़े थे, वही चीज़ दोबारा यहाँ पढ़ लिया कि +4 और +2 सारे इलेक्ट्रॉन दे दें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और अगर दो ही इलेक्ट्रॉन दें, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा दें तो +2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि +4 और +2 दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जिसमें कार्बन वगैरह की +4 ही है। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड में वो +2 में एग्जिस्ट करता है, बट ऐसा नहीं कि कार्बन का CCl2 बना ले, ठीक है। कार्बन की नॉर्मल जो स्टेट है वो +4 है, ठीक है। और +2 की स्टेबिलिटी जो है वो जर्मेनियम की कम है, टिन की और ज़्यादा है, और लेड तक आते आते +2 ज़्यादा स्टेबल है। मैं पिछली क्लास में बता रहा था कि टिन में +2 +4 दोनों एग्जिस्ट करता है, लेकिन टिन का +4 ज़्यादा स्टेबल है। +2 एग्जिस्ट करता है लेकिन +4 ज़्यादा स्टेबल है, और लेड में +2 +4 दोनों एग्जिस्ट करता है, लेकिन लेड में +2 ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे वही बात मिली थी, टिन फॉर्म कंपाउंड इन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टिन +2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब वो खुद +2 से +4 में जाता होगा, ये लाइन लिखी ना ब्रैकेट में, SN इन +2 स्टेट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो खुद +2 से +4 में चला जाता होगा और दूसरी चीज़ों को रिड्यूस कर देता होगा। लेड कंपाउंड्स इन +2 स्टेट आर स्टेबल एंड इन +4 स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिंग एजेंट। इसका मतलब लेड जो है वो +4 से +2 में आने में इंटरेस्टेड है, इसलिए Pb के +4 कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो +4 से +2 में आएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड है ना, 4 कंपाउंड है, 4 बॉन्ड बना लेते हैं, तो ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेस है ना, याद है। जैसे BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सही इलेक्ट्रॉन है, और अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, क्या उसके पास एक लोन पेयर फालतू है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल हैं। तो ये वैसे तो ना एक्सेप्टर की तरह बिहेव करने चाहिए ना डोनर की तरह से बिहेव करनी चाहिए, और इनकी कोवेलेंसी 4 होनी चाहिए। लेकिन चूंकि नीचे कार्बन को छोड़ करके नीचे वाले जो कंपाउंड हैं उनके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल है, इसलिए कभी कभी ये अपनी कोवेलेंसी 4 से 6 कर लेते हैं। तो पीछे वाले भी ऐसे कर रहे थे ना, जैसे AlF6 था, ठीक है ना, तो AlF6 3- था, यहाँ पे SiF6 2- हो जाएगा, ठीक है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेकिन कोवेलेंसी 6, क्योंकि जो d ऑर्बिटल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर रहे हैं। तो हैं उसमें लोन पेयर आ गया ना, नहीं फिर भी इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा है ना, लोन पेयर डोनर है ना वो। अरे इलेक्ट्रॉन एक्सेस वो होते हैं जो लोग इलेक्ट्रॉन दूसरे को जो लेविस बेस की तरह से बिहेव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो होते हैं जो लेविस ऐसे। अरे अमोनिया बहुत जगह देता है, अमोनिया BF3 अभी पीछे बताया कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऑक्टेट को तोड़ता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता है ना, लिगेंड नहीं अमोनिया। तो कैसे देता है, अपना लोन पेयर दे देता है, ऐसा ऑक्टेट थोड़ा तोड़ता है। हम तो यूज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ तुमको यूज करने के लिए दे रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में भी तो बॉन्ड करता है ना, वो एक अलग बात हो गई है ना। डोनेट करता है।
ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सिलिकॉन H6 बनाता है 2- जर्मेनियम क्लोरीन के साथ 2- बना ले रहा है, और टिन जो है वो OH6 के साथ 2- बना ले रहा है। ठीक है, इनके सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गया। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी में मोनो ऑक्साइड और डाई ऑक्साइड दोनों बना सकते हैं +4 +2 में। ठीक है, जिसमें से SiO स्टेबल नहीं बहुत ज़्यादा, खाली हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो CO होता ही है, SiO2 में SiO थोड़ा कम होता है, लेकिन SiO2 तो प्रोडोमिनेटली एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और GeO2 एसिडिक हैं, जबकि SnO2 और PbO2 एम्फोटरिक है, जो कि हो गई डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर बढ़ता है या एसिडिक करेक्टर घटता है। ठीक है ना। अच्छा, मोनोऑक्साइड में CO न्यूट्रल है, GeO जो है वो एसिडिक है, जबकि SnO और PbO एम्फोटरिक है। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 दैट नंबर 1 फ्रॉम द मोस्ट एसिडिक डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मोस्ट एसिडिक तो भाई कार्बन ही होगा। ठीक है, हाँ, इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब इसमें तो बड़ा परेशानी वाली बात होगी, लेड ही इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, और यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर आ गया, तो क्या कहते हैं जो इनके नीचे वाले एलिमेंट हैं। ठीक है, हाँ, तो अगर तुमको रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल याद हो, ठीक है, तो टिन और लेड दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसीलिए वो मेटल है ना। तो उसमें से जो टिन है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है, लेड जो है वो नहीं रिएक्ट करता है। तो कह रहे हैं प्रोबेबली बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड कोटिंग। ठीक है ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। एल्यूमिनियम भी ना, एल्यूमिनियम बहुत रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम के हम लोग बर्तन यूज़ करते हैं, वो पानी के साथ नहीं रिएक्ट करता, बिकॉज उसके ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग होती है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं पर भी ऐसा हो वो एलिमेंट बहुत रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी रिएक्ट क्यों नहीं करता, अगर इसका आंसर ना पता हो तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर यही है कि ऑक्साइड की कोटिंग की वजह से रिएक्ट। ठीक है ना। अच्छा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन में, ठीक है, MX2 और MX4 दोनों बनाएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर मेंबर्स रिएक्ट डायरेक्टली विद हेलोजन अंडर सूटेबल कंडीशन। मतलब कार्बन +2 Cl2 की CCl4 नहीं होगा। ठीक, कार्बन डायरेक्टली वो उतना रिएक्टिव नहीं है कि वो डायरेक्टली क्लोरीन से रिएक्ट कर जाए, बाकी सारे मेंबर डायरेक्टली क्लोरीन से रिएक्ट कर देंगे। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवैलेंट इन नेचर, द सेंट्रल मेटल इन दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज, इसमें कोई समस्या बात नहीं है। ठीक है, और टेट्राहाइड्रल शेप होगा। एक्सेप्शंस आर SnF4 एंड PbF4 विच आर आयनिक इन नेचर। ठीक है ना, तो वही वाली बात है, फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और इधर लेड और टिन जो है वो थोड़े मेटालिक हैं, तो उसमें आयनिक करेक्टर आ जाएगा, बाकी सारे जो हैलाइड जो है वो कोवैलेंट है। ठीक है, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। फिर वही वाली बात, क्यों नहीं एग्जिस्ट किया, अभी सब सोचने वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि लेड की +4 स्टेबल नहीं है, और आयोडीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो फ्लोरीन या क्लोरीन जैसी चीज़ फिर भी +4 बना पाएगी, लेकिन आयोडीन कमजोर है तो फिर PbI2 पे अटक जाएगा, PbI4 नहीं बना पाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं बिकॉज PbI बॉन्ड इनिशियली फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट रिलीज इनफ एनर्जी टू एनपेयर 6s2 एंड एक्साइट वन ऑफ देम। तो ही मतलब बेसिकली वो +2 के बाद +4 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और निकालने, वो नहीं निकाल रहा था। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है ना। हैवियर मेंबर्स जर्मेनियम एंड लेड आर एबल टू मेक हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX2। ठीक है, नीचे वाले नहीं, कार्बन जैसे CCl4 बनाएगा, लेकिन आगे PbCl2 एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, SnCl2 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप कंसीडरिंग द थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी। GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2, वही +4 यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगी, वेयर एज PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4, बिकॉज वहाँ पर +2 ज़्यादा स्टेबल होगी। तो जर्मेनियम में +4 ज़्यादा स्टेबल दे दिया, लेड में +2 ज़्यादा स्टेबल दे दिया। यहाँ दिया नहीं, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली टिन के +2 और +4 एक बराबर।
ठीक है ना। वैसे हमको पीछे बता रखा है कि +4 ही ज़्यादा स्टेबल है, पर करीब करीब बराबर, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा एक्सेप्ट CCl4 अदर ट्राइक्लोराइड्स आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड। ये हाइड्रोलिसिस क्या होती है मैंने पहले बताया था। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी जो है वो H+OH- में टूट करके आता है और Cl- को रिप्लेस कर देता है। Cl की जगह पर OH लग जाएगा और HCl बन जाएगा, ठीक है। तो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड चूंकि प्रिडोमिनेंटली कोवेलेंट है, वैसे तो नीचे वाले भी कोवेलेंट हैं, लेकिन वो उसको हाइड्रोलाइज करना मुश्किल है। नीचे क्या कहते हैं उसको तुम हाइड्रोलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे इन्होंने देखो एग्जाम्पल बना कर देखा है, SiCl4 है, हाँ, तो इसमें वाटर आएगा, सिलिकन में क्लोरीन की जगह पर OH लग जाएगा और HCl लगा देगा। अब चारों अगर ऐसा कर दें तो चारों OH लग जाएंगे, सिलिकिक एसिड हो गया, ठीक है। Si के ऊपर 4 OH ग्रुप लग गए, H4SiO4 सिलिकिक एसिड। फिर ऐसा सवाल हो गया SiF6 2- इज नोन वेयर SiCl6 2- नॉट, गिव पॉसिबल रीजन। तो क्लोरीन जो है वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है ना, या मतलब उसके पास लोन पेयर देने की उतना अच्छा चार्ज डेंसिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। और दूसरा साइज में भी बड़ा होगा, ठीक है। तो एक साथ सिलिकन के चारों तरफ 6 क्लोरीन लगाना मुश्किल होगा, 6 फ्लोरीन लगाना आसान होगा, ठीक है। हाँ, तो ये इन्होंने लिख दिया, पहले इन्होंने मेरा उल्टा रीजन दे दिया। पहली बात साइज वाली बता दी कि 6 लार्ज क्लोराइड आयंस कैन नॉट बी एकोमोडेटेड, ठीक है ना। और दूसरी बात है उसका जो लोन पेयर है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना फ्लोरीन, ठीक। तो अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो जैसे ग्रुप 3 की थी वैसे ही ग्रुप 4 की थी, ठीक है। अब वैसे ही जैसे वहां पर बोरॉन का एनॉमलस बिहेवियर था, वैसे ही यहाँ पर कार्बन का एनॉमलस बिहेवियर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं लाइक फर्स्ट मेंबर्स ऑफ अदर ग्रुप्स कार्बन आल्सो डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। इट इज ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, वही हमेशा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर एनाइजेशन एंथैल्पी एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो पहली बात तो ठीक है, तो पहला उन्होंने कहा कि इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है, जबकि बाकी लोग 6 तक की कोवैलेंसी शो करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात है ये पी पाई बॉन्ड बनाता है, यानी कि जैसे इथीन है उसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन डबल, तो ये जो प्रॉपर्टी है पीछे नहीं बताई थी क्योंकि वो तो वैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट थे। यहाँ पर ये जो अपने से डबल बॉन्ड बना लेनी और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, ये खाली सेकेंड पीरियड में है। सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर और नीचे के जितने भी लोग हैं वो आपस में Si डबल बॉन्ड Si, S डबल बॉन्ड S नहीं बना सकते, आपस में एक दूसरे का डबल। बात इसको बहुत बड़े से अंडरलाइन कर लो, ये आगे 12th की P ब्लॉक में बार बार ये बात आएगी, ठीक है ना, ठीक है। इथीन एग्जिस्ट करती है लेकिन सिलीन एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ऐसा नहीं होगी कि Si2H4 एग्जिस्ट करे, ठीक है, बिकॉज वहां पे Si डबल बॉन्ड Si नहीं बना सकता, ठीक है। तो कह रहे हैं कार्बन ऑल्सो हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, मतलब इसका P और उसका P आपस में पाई बना ले, ठीक है। तो इसकी वजह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर बनाता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जो हैवियर एलिमेंट है वो पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा हो जाता है। आगे चल करके पढ़ेंगे दूसरी तरह की बॉन्डिंग करते हैं जिसका नाम है पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। जो आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, दूसरी कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, तो हम लोग हमेशा से ही पढ़ते आए हैं, ठीक है ना, लॉन्ग चेन्स बना सकता है, ठीक है। तो उसका कारण ये है, तो उसके 2 कारण हैं। एक तो कार्बन को जब मैं सिलिकन या जर्मेनियम से कंपेयर करता हूं तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उसकी इंथैल्पी ज़्यादा है, ठीक है। साइज छोटा होने की वजह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है,
इसलिए कार्बन कैटेनेशन कर लेता है। और जब मैं कार्बन को नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से कंपेयर करता हूँ, जैसे भाई कार्बन छोटा है वैसे नाइट्रोजन भी तो छोटी है ना, लेकिन जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उनके लोन पेयर का रिपल्शन जो है वो बॉन्ड को वीक कर देता है, इसलिए वहां पे कैटेनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब वैसे तो दोनों का कारण यही है कि बॉन्ड वीक हो जाता है इसलिए कैटेनेशन नहीं हो पाता, लेकिन सिलिकॉन या जर्मेनियम में जो बॉन्ड के वीक होने का कारण है वो साइज का ज़्यादा हो जाना, लंबाई ज़्यादा हो जाना, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाना, एटम का साइज बड़ा हो जाना है। जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो साइज में और छोटा है, लेकिन वहां पर क्या समस्या है कि लोन पेयर है, तो जो लोन पेयर रिपल्शन है उसकी वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है। तो दोनों ही केसेस में कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से उसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वही इन्होंने ट्रेंड बना दिया कि कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा कैटेनेशन करेगा, फिर सिलिकॉन उससे कम करेगा, जर्मेनियम और टिन और कम करेंगे, लेड बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है ना? अच्छा, तो कार्बन चूंकि कैटेनेशन भी कर सकता है और पी पाई बॉन्ड बना सकता है, इसलिए एलोट्रॉप्स बनाता है तरह तरह के। ठीक है, जैसे कार्बन जब डायमंड बना रहा है तो सारे सिंगल बॉन्ड है, और ग्रेफाइट बना रहा है तो बीच बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, जब उसकी जो हेक्सागोनल रिंग होती है उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब की बार फुलरीन और पढ़ेंगे। ठीक है ना? अच्छा, तो डायमंड कह रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं, क्रिस्टलाइन है, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पहले से पता है, मतलब 4 बॉन्ड होंगे, टेट्राहेड्रली बाउंडेड होगा। ठीक है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होगी, जो कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ है। ठीक है ना? और रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क होगा। ये सब बातें सिंपल है, पहले से पढ़ी हैं। क्योंकि इसकी एक्सटेंडेड बॉन्डिंग है इसलिए इसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ठीक है, इट इज यूज एन एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स, मेकिंग ऑफ डाई एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक यूज। फिर उन्होंने पूछ लिया डायमंड इज अ कोवेलेंट येट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, व्हाई? बिकॉज इट्स अ मैक्रो मॉलिक्यूल, सब चीजें आपस से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसलिए उनको ब्रेक करना मुश्किल है। ठीक है, फिर ग्रेफाइट का ये लेयर वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाँ, जिसमें आपस में लेयर में वो हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड बना रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, हनीकॉम टाइप स्ट्रक्चर है, और लेयर में जो कार्बन कार्बन लेंथ है वो 141.5 पिकोमीटर है, और 2 लेयर के बीच की दूरी ज़्यादा है, 340 पिकोमीटर है। ठीक है, ये 2 नंबर जो है याद करना चाहे ना भी हो तो कम से कम पता हो कि मतलब जो लेयर टू लेयर दूरी है वो एटम टू एटम दूरी के डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है ना? यानी कि लेयर से लेयर के बीच में फोर्सेस बहुत कमज़ोर होंगे, आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए वो ल्यूब्रिकेंट की तरह से यूज होता है। ठीक है ना? ठीक है, तो मैंने कहा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उसके अलावा जो 3 तो बॉन्ड बन गए, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड बना रहा है और वो डीलोकलाइज्ड है। तो बेसिकली जैसी बेंजीन होती है, समझ लो बेंजीन बनती चली गई, उस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो डीलोकलाइज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव इन अ प्लेन है, इसीलिए ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पढ़ रहे हैं। ठीक है, और लेयर लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से सॉफ्ट एंड स्लिपरी है। ठीक है, इसीलिए वो ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है हाई टेम्परेचर पे, जहाँ पर ऑयल्स काम नहीं कर सकते। ठीक है, फुलरीन जो है इसका स्ट्रक्चर उन्होंने ये देखो नीचे दे रखा है, ये 60 कार्बन की, जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल में जैसे ग्रेफाइट में क्या है कि सारे कार्बन हेक्सागन है, तो अगर हेक्सागन में चीज़ें अरेंज करते जाओगे तो हमेशा प्लेन बनता रहेगा। तो अगर कुछ कुछ हेक्सागन के बीच में पेंटागन आ जाए तो प्लेन फ्लैट ना होकर के कर्व होने लगेगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया,
60 कार्बन की एक बॉल जैसी बना ली, इसका बकी बॉल स्ट्रक्चर नाम दिया है। ठीक है, जैसे कहाँ पेंटागन है। ये तो भैया क्या कहते हैं, बड़ा मुश्किल सवाल तुमने पूछ लिया, ठीक है ना। तो पहली बात तो फुलरीन्स जो हैं वो C60 सिर्फ एक इट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फुलरीन, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देखो कि C60 के साथ साथ C70 भी एग्जिस्ट करती है और कार्बन एटम कैन गो अप टू 350। तो ये तो भाई क्या है कि जैसे जब एटम से एटम जोड़ रहे हैं तो ज़्यादा पेंटागन डाल दोगे तो जल्दी मुड़ जाएगा, तो कम कार्बन से बन जाएगा। कि पेंटागन कम डालोगे मतलब पेंटागन और हेक्सागन के रेशो में हेक्सागन ज़्यादा होंगे पेंटागन कम होंगे, तो कर्वेचर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब ऐसे बड़ा बॉल बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो एक अलग बात हो गई, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं कि C60 ही है, ठीक है ना। और कहाँ पेंटागन और हेक्सागन है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा। इन्होंने कहा कि इट कंटेन्स 26 मेंबर्ड रिंग्स एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग्स, ठीक है ना। ये खाली याद करने वाली बात है, हालांकि मुझे खुद ही याद नहीं रहता है, बात दूसरी है, ठीक है। 6 मेंबर की 20 रिंग है और 5 मेंबर की 12 रिंग है, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। A 6 membered ring is fused with 6 or 5 membered ring, but a 5 membered ring can only fuse with 6 membered ring, ठीक है। तो हर पेंटागन के चारों तरफ 5 हेक्सागन बनेंगे। All the carbon atoms are equal and they undergo sp2 hybridization. Each carbon atom forms 3 sigma bonds और एक पाई बनाएगा। With other 3 carbon atoms, the remaining electron at the each carbon is delocalized in the molecular orbital, which in turn gives एरोमेटिक कैरेक्टर टू द मॉलिक्यूल। तो ये भी ग्रेफाइट की तरह से, बेंजीन की तरह से एक लगातार डीलोकलाइज अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक भैया आप बताएंगे, समय आएगा, चिंता ना करो। द बॉल शेप्ड मॉलिक्यूल है 60 वर्टिसेस एंड ईच वन इज ऑक्यूपाइड बाय 1 कार्बन, ठीक है। इसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों होते हैं और कार्बन कार्बन का डिस्टेंस 143.3 किलोमीटर। चलो कोई बात नहीं, इसको बकी बॉल कहते हैं शॉर्ट में, फालतू बातें है। फिर उन्होंने कहा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट, ठीक है। और जो डायमंड है उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1.9 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब डायमंड भी करीब करीब इक्वली स्टेबल है, मतलब थोड़ा सा एनर्जी में थोड़ा सा 1.9 किलो जूल का ही अंतर है, जबकि फुलरीन थोड़ा और ज़्यादा अनस्टेबल है, उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 38.1 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। चलो भाई, कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी पढ़ लें। अदर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंटल कार्बन है, वो दूसरे फॉर्म नहीं है, अच्छा यही चल रहा है। अदर फॉर्म ऑफ एलिमेंटल कार्बन लाइक कार्बन ब्लैक, ठीक। कार्बन ब्लैक क्या हुआ, काजल, ठीक है। काजल तो चलो एक तरीका हो गया। अदरवाइज कार्बन ब्लैक जो है बेसिकली पिगमेंट फॉर्म ऑफ द कार्बन है, ठीक है। जितनी भी काली इंक या काला पेंट हमारा बन रहा है उसमें कार्बन ब्लैक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो क्या करते हैं ये लोग, या तो पेट्रोल डीजल को, मतलब या तो किसी ऑर्गेनिक फ्यूल को या नेचुरल गैस को इस तरीके से कंट्रोल्ड तरीके से जलाते हैं कि हाइड्रोजन तो H2O बन जाए लेकिन कार्बन ना जले। जैसे अगर खुले में जला दोगे तो क्या हो जाएगा, सारा कार्बन CO2 और हाइड्रोजन H2O बन जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कंट्रोल कर लोगे तो तुम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो कि हाइड्रोजन तो H2O बन जाए लेकिन तो हाइड्रोजन और कार्बन में पहले कौन रिएक्ट करेगा, H2O, क्योंकि उसकी डेल्टा H ज़्यादा नेगेटिव। उसको ऐसे जलाते हैं कि कार्बन जो है वो अनबर्न्ड रह जाए। तो अनबर्न्ड कार्बन जो है वही वो सूटी पाउडर दे देता है। काजल भी ऐसे बनाते हैं ना, दिए के ऊपर देखा होगा उल्टी वो रख देते हैं, क्या एक दिए के ऊपर दूसरा दिया उल्टा करके रख देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। तो जो तेल जल रहा होता है उसका हाइड्रोजन जल जाता है, कार्बन जो है वो जल नहीं पाता, वो जाके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कोक, और जानते हैं क्या है चारकोल क्या है, ये सब दे आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और फुलरीन। कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग हाइड्रोजन, ये बात बता दी तुमने। चारकोल एंड कोक आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वुड और कोल रिस्पेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। तो चारकोल और वुड में क्या करते हैं बेसिकली, जैसे मान लो वुड है उसमें कार्बन के अलावा और तमाम तरह की चीज़ें हैं, या कोल जो तुम्हारा
कोल है उसमें भी कार्बन के अलावा और तमाम तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं। तो इन एब्सेंस ऑफ एयर जब हम उनको हीट करते हैं तो सारी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो उड़ जाती हैं और खाली कार्बन पीछे रह जाता है। मतलब खाली कार्बन तो नहीं, पर कार्बन का परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाता है ऐसा। यूजेस ऑफ कार्बन, तो इनका ग्रेफाइट फाइबर जो है उनको प्लास्टिक, सुना होगा तुमने ग्रेफाइट रैकेट ना, बैडमिंटन के रैकेट को कहते हैं ना ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट नहीं है, बेसिकली प्लास्टिक है, प्लास्टिक में ग्रेफाइट के फाइबर एम्बेडेड कर दिए गए हैं, तो उससे उसको रीइंफोर्समेंट मिल गया, तो लाइट वेट कंपोजिट बन गया जिसमें स्ट्रेंथ अच्छी है लेकिन वजन कम है, ठीक है ना। तो टेनिस रैकेट बनाने के लिए, फिशिंग रॉड बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट में, कैनॉय में, बेसिकली जहाँ पे हल्का और मजबूत चीज़ चाहिए वहाँ पे यूज़ होता है। गुड कंडक्टर होने की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की तरह से यूज़ होता है, ठीक है। हम लोगों ने ड्राई सेल में देखा बीच में ग्रेफाइट की रॉड होती है, या अगर जो 12th वाले बच्चे हैं उन्होंने मेटलर्जी में पढ़ा होगा कि एल्यूमिनियम की जब हम लोग इलेक्ट्रो मेटलर्जी कराते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो ग्रेफाइट के होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्रूसिबल मेड फ्रॉम ग्रेफाइट आर इनर्ट टू डाइल्यूट एसिड्स एंड अल्कली, ठीक है ना। क्रूसिबल क्या चीज़ है? क्रूसिबल एक ऐसा बर्तन है जिसमें रख करके चीज़ों को फर्नेस में रखा जाता है, ठीक है। तो क्रूसिबल अगर हमें बनाना है तो किसी ऐसी चीज़ का बनाना है जो गर्म होने पे ना रिएक्ट करे आसानी से और ना गर्म होने पे पिघले, ठीक है। तो उस काम के लिए ग्रेफाइट यूज होता है, ठीक है ना। फिर सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा कि एक ये होती है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल ऐसा चारकोल इसको बहुत ही फाइन कर लेते हैं और इसके बॉन्ड टूटे टूटे होते हैं, इसलिए वो एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इट इज यूज फॉर एब्जॉर्बिंग पॉइजनस गैसेज, आल्सो यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। अच्छा, वाटर फिल्टर थी ना, वो तुम लोगों ने एक ऐड देखा होगा, पानी में गंदगी ऐसे घुली होती है, उसके एक्टिवेटेड चारकोल डालते हैं, सोख लेती है सारी, ठीक है ना। कार्बन ब्लैक पिगमेंट की तरह से यूज होता है एंड इट इज यूज एज अ फिलर इन ऑटोमोबाइल टायर, ठीक है। जो हमारे गाड़ी के टायर हैं वो तो रबर के बने हैं, तो रबर तो घिस जानी चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो काला रंग है वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर यही कार्बन ब्लैक डाल देते हैं, वो उसको फिर से रीइंफोर्स कर देता है, मजबूत हो जाता है, तो आसानी से घिसता नहीं, ठीक है। कोक है वो फ्यूल की तरह से यूज होता है और मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से आयरन की मेटलर्जी में यूज होता है। डायमंड का तो तुम लोग जानते ही हो, ठीक है, जूलरी में। अच्छा, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में मेरे कंपाउंड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो पहली बात तो गई कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में, मतलब ऑक्सीजन कम दे दोगे तो कार्बन जल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अगर मान लो मुझे लैब में प्रिपेयर करना है तो फॉर्मिक एसिड एक कंपाउंड है, उसको हीट करेंगे तो वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ है सिंथेसिस गैस, ठीक है। जो कोक है उसके ऊपर हम स्टीम पास करते हैं तो H2O और कार्बन में से ऑक्सीजन कार्बन ले लेता है, CO और H2 बना लेता है, ठीक है। तो एक आजकल तो नहीं, लेकिन क्या कहते हैं बीच में, अब तो नेचुरल गैस लोगों ने काफ़ी खोज ली। जिस समय नेचुरल गैस की कमी हुई करती थी उस समय पे एक बड़ा प्रोजेक्ट चला करता था सॉलिड गैसिफिकेशन का। हमको मालूम है गैसियस फ्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। जैसे कोयला जलाना मुश्किल है और गैस हो तो उसको जलाना आसान है, अच्छी जलता है। तो ये काम जो सॉलिड गैसिफिकेशन के लिए यूज होता था, क्या करते थे, कोक ले लेते थे और उसके ऊपर स्टीम पास कर देते थे, तो जो कार्बन है वो CO में बन जाता था, वो भी एक तरह की गैस हो गई, और H2 तो गैस ही है, दोनों बढ़िया फ्यूल हैं, ठीक है। तो इसको हम वाटर गैस कहते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, एक सिंथेसिस गैस और वाटर गैस एक ही चीज नाम है। और दूसरी बात है कार्बन के ऊपर हम एयर पास करेंगे, सिंपल एयर, स्टीम नहीं, एयर पास करेंगे और हीट करेंगे, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे देना होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर बन जाता है, इसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, ठीक। अब कह रहे हैं वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस कैन अंडरगो फर्दर कंबशन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिबरेशन ऑफ हीट, ठीक है। हाँ, ऐसे ही जो हमारा वो है मेटलर्जी, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, आयरन की मेटलर्जी में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इसीलिए तुमने कंपनियों के नाम सुने होंगे, जैसे
JSPL, क्या नाम है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो जो आज की डेट में जो स्टील फैक्ट्रियां हैं वो जब लोहा बनाती हैं तो साथ में उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है, तो पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड वो फ्लेयर कर देते थे, आग लगा करके हवा में उड़ा देते थे। आज की डेट में उससे पावर भी बनाने लगे। फिर कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस, ओडरलेस एंड ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल गैस। इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? खुद CO2 बन जाएगी। कार्बन तो मजबूरी में बेचारे CO बनाया है ना, ऑक्सीजन दे नहीं देते इसलिए CO बना लिया है। खुद CO2 बना लेगी और दूसरी चीज को ऑक्सीजन लेकर के उसको रिड्यूस कर देगी। तो जैसे FeO प्लस CO गिव्स Fe प्लस CO2, ठीक है, मेटल ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हाँ ये बता रहे हैं कि वही बात हो गई, इट इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। तो आयरन की मेटलर्जी में, जिंक की मेटलर्जी में आ गई। अब CO की बॉन्डिंग बता रहे हैं कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, जिसमें से एक पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है और दूसरा पाई जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑफ ऑन कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गुड लिगेंड, ठीक है ना, मतलब वो अच्छे से लोन पेयर डोनेट करता है। जिन लोगों अभी 9th चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बेस्ट लिगेंड है, ठीक है ना, वो सबसे अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है। बेस्ट लिगेंड होने की वजह से ही वो पॉइजनस है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन होता है, ठीक है, और नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी चीज़ क्या है कि जब लंग में आए ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले, CO2 रिलीज कर दे। जब सेल में जाए जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन छोड़ दे, कार्बन डाइऑक्साइड बना ले। तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या जरूरी है कि जरूरत पड़ने पे बॉन्ड बना ले और जरूरत पड़ने पे, ठीक है ना, ट्रक खरीदा है तो ट्रक पे माल रखने की भी एबिलिटी होनी चाहिए, इतना माल उतारना भी संभव होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा ट्रक है जिसपे सामान रख तो सकते हैं लेकिन आसानी से उतार नहीं सकते। एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो अब उस पर बना लिया, अब उस दूसरे छोड़ेगा नहीं। तो क्या हुआ, जब हमने इनहेल कर ली CO तो उसने सारे हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लिया, अब हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, टपक गए, ठीक। चलो फिर रही कार्बन डाइऑक्साइड, चलो ये तो बेकार बातें हैं। लेबोरेटरी में कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ हीट करके बनाएंगे, ठीक है, और कमर्शियल स्केल पे लाइम स्टोन को हीट करके बनाते हैं, ठीक है। चलो कलरलेस ओडरलेस गैस है, H2CO3 बनाता है, डाई बेसिक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है ना, पानी में घुल करके कार्बन डाइऑक्साइड एसिड बनाती। तुम लोगों ने सब पी ही रखा होगा अपने जीवन में ना, क्यों, क्यों कोल्ड ड्रिंक, ठीक। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो H2CO3 और बाइकार्बोनेट आयन का बफर बनाती। बफर हम लोग अभी आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका pH 7.26 से 7.42 के बीच में है, ठीक है। और ब्लड में यही बफर हमारे ब्लड का pH कंट्रोल करने के काम में आता है। एसिडिक नेचर होने के कारण ही मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मेटल कार्बोनेट बनाती है, ठीक। फिर क्या बता रहे हैं, एयर में प्रेजेंट है, चलो ठीक है ना, और फोटोसिंथेसिस का काम करती है, ये भी हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट बनाने में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं लोग। अच्छा, उसके बाद एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का है, ठीक है ना। जो सोलर रेडिएशन है उसके लिए हमारा एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब वो अर्थ पे एब्जॉर्ब करता है और अर्थ जो रेडिएशन निकालती है वो इंफ्रारेड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड के लिए ओपेक है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसी से सारी गर्मी होती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से डर है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ज़्यादा होती चली जाएगी, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में ये ड्राई आइस के फॉर्म में यूज होती है, ठीक है,
जो ड्राई आइस है, एक तो वो रेफ्रिजरेंट की तरह से यूज़ होती है। मान लो मुझे कहीं पे ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज़ करना है जहाँ पे गीला ना हो, ठीक है। हाँ, मान लो नॉर्मल से कहीं पे आइस पैक लगाएंगे तो आइस पैक की क्या समस्या है, वो मेल्ट करेगा तो आइस मेल्ट कर जाएगी। तो कहीं ऐसा रेफ्रिजरेंट चाहता हूँ जो गीला ना हो, तो वहाँ पे ड्राई आइस यूज़ होती है। और दूसरी बात है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज़ हो सकता है, बिकॉज कहीं पे आग लगी वहाँ ड्राई आइस डाल दोगे तो CO2 हवा से भारी भी है, तो वो बैठ करके ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देगी। इसके अलावा इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है यूरिया बनाने में। यूरिया क्या है, NH2CO NH2। तो ये लोग क्या करते हैं, नेचुरल गैस लेकर के आते हैं, उससे वही वाटर गैस बनाते हैं CO+H2। वो H2 जो है वो अमोनिया से, नाइट्रोजन एयर से लेते हैं, रिएक्ट करके अमोनिया बना लेते हैं, हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। तो हवा से लिया नाइट्रोजन और नेचुरल गैस का हाइड्रोजन, उसने अमोनिया बना लिया, और जो CO बनता है उसको और ऑक्सीडाइज करा के CO2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और वो CO2 प्लस अमोनिया यूरिया बनाता है। 2 अमोनिया, कहीं साइड में लिखना चाहो तो लिख लो, 2 अमोनिया 2 NH3 प्लस CO2 गिव्स यूरिया प्लस H2O। 2 अमोनिया 2 NH3 प्लस CO2 गिव्स यूरिया, जो NH2CONH2 है, प्लस H2O, ठीक है। फिर ये बॉन्डिंग के बारे में उसके बता रहे हैं। CO2 में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, यानी कि दोनों ऑक्सीजन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड, एक एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ 115 पिकोमीटर का है, और दोनों कार्बन मोनो ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो पोलर हैं, लेकिन CO2 में चूंकि वो 180 डिग्री पे है इसलिए CO2 पोलर नहीं है, ठीक है। ये उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ तक हमें जो बातें हमने की, इनमें से ज़्यादातर कुछ ना कुछ हम लोगों को हल्की फुल्की पता ही थी, ठीक है। अब SiO2 जो सिलिकन है, इसकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं, ठीक है। हाँ, तुम किसी से पूछोगे, हर सबको P ब्लॉक में सिलिकन किसी को नहीं याद होगा, ना कोई पढ़ाता है ना कोई पढ़ता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। तो उन्होंने कहा पहली बात तो सिलिकन के अबंडेंस खूब है, ठीक है। 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज ईदर सिलिका या सिलिकेट। सिलिका क्या है, जैसे SiO2 बालू, प्योर बालू, और सिलिकेट मतलब सोडियम सिलिकेट, ठीक है, या एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और सिलिकन का ऑक्साइड मिलकर के उन्होंने एक सॉल्ट जैसी चीज़ बना ली, एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। जैसे कार्बोनेट है वैसे सिलिकेट है, ठीक है। अब इन्होंने एक ही वर्ड यूज किया कि कॉमनली नोन एज सिलिका। अच्छा, अब जो नाम है भैया ये याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन NCERT में तो कोशिश करना कि याद रखना। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट एंड ट्राइडिमाइट आर सम ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, ठीक है। तो जैसे डायमंड और ग्रेफाइट थे, वैसे ही वो तो एक प्योर मेटल के थे इसलिए उसको एलोट्रॉप कहते थे, ऐसे ही SiO2 के ही अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। दे आर इंटरकन्वर्टेबल एट सूटेबल टेम्परेचर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ कोवैलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क, ठीक है। तो जैसा कार्बन का डायमंड में नेटवर्क था, वैसा ही सिलिकॉन का नेटवर्क है, और SiO2 में भी वैसा ही नेटवर्क है, बस SI के बीच में O आ गया है, ठीक है। जैसा डायमंड का स्ट्रक्चर था, उसमें हर कार्बन के 4 कार्बन से बॉन्ड था, ऐसे हर सिलिकॉन का 4 सिलिकॉन से बॉन्ड हो तो सिलिकॉन की बॉन्डिंग है, और हर सिलिकॉन की 4 सिलिकॉन से बॉन्डिंग हो लेकिन बीच में ऑक्सीजन घुसे हो तो वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग है। जैसा इन्होंने यहाँ पर फिगर में दिखाया, इन्होंने उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2D में दिखाया, तो ऑब्वियसली देखने में जो दिखाई दे रहा है ये बात सही नहीं है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है प्लेन जैसा स्ट्रक्चर ना, ऐसा 90 डिग्री का एंगल थोड़ा ना बनाएंगे, वो कैसा है, बिल्कुल टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा कि इन विच ईच सिलिकॉन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड इन अ टेट्राहेड्रल मैनर टू 4 ऑक्सीजन एटम
and each oxygen atom in turn is covalently bonded to another silicon atom as shown in diagram. Each corner is shared by with another tetrahedron. The entire crystal may be considered as a giant molecule in which 8 membered rings are formed. तो 8 member क्यों? 4 सिलिकॉन और 4 ऑक्सीजन की रिंग। फिर कहते हैं सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव बिकॉज ऑफ very high SiO bond enthalpy. It resists the attack by halogens, dihydrogen and most of the acid. ठीक है ना, इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग, जैसे हमारा ग्लास है वो भी एक तरह से सिलिका से ही बना है ना, वो इनर्ट है, उसमें जो चाहे केमिकल रखो, ठीक है ना। However, it is attacked by HF and NaOH. तो NaOH तो आसानी से नहीं करता, हाई टेम्परेचर पे करता है, और HF से आसानी से कर लेता है। तो HF में क्या होगा, फ्लोराइड आ जाएगा, वाटर बन जाएगा, और NaOH जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम कार्बोनेट बना लेता था, वैसे ही Na2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, सोडियम कार्बोनेट क्या था, Na2CO3, वैसे ही Na2SiO3, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वार्ट्ज जो है वो भी SiO2 का ही एक फॉर्म है। तुम लोगों ने नाम सुना होगा क्वार्ट्ज घड़ियां ना, तो ये एक तरह का पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें प्रेशर डालो तो बिजली पैदा कर सकते हैं, और बिजली डालो तो उनमें प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो एसेंशियली क्या है, पहले हमारी घड़ियां कैसी थी कि चाबी भर दो तो स्प्रिंग में एनर्जी भर गई और वो स्प्रिंग घड़ी को चलाती थी। अब आज की डेट में घड़ी कैसी है, मतलब डिजिटल की बात ना करो, जो सुई वाली घड़ी है उसमें क्या क्या चीज़ है, तुमने बिजली का एक सेल लगा दिया, सेल से चलती ना घड़ी। तो अब समस्या वाली बात है कि इलेक्ट्रिसिटी से मोशन लाया कैसे जाए, तो मोटर तो लगाओगे नहीं उतने छोटे उस घड़ी के अंदर, ठीक है। तो वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज करते हैं, जिसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वो मोशन पैदा करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो क्वार्ट्ज घड़ियां हैं वो अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी से मोशन लाने के लिए मोटर बना लगा सकते हैं, उतनी छोटी घड़ी में मोटर कहाँ बना करके लगाओगे, ठीक है। और मोटर चलाओगे तो तुरंत सेल सारा पी जाएगी, ठीक है, बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए ना, सेकेंड की सुई घुमाने के लिए तो बहुत थोड़ी एनर्जी है। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल उस काम के लिए काम आते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक्स, अच्छा ठीक है, सब बात ठीक है, रेडियो टेलीविजन में, मोबाइल कम्युनिकेशन में, इन सब में यूज होते हैं। फिर सिलिका जेल, जिन लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रखी है, एक तरह का सिलिका का वाटर एब्जॉर्बिंग कंपाउंड है, ठीक है। ये तुमने देखा होगा दवा की डब्बों में एक छोटा सा कपड़े का थैली पड़ी होती है, हाँ बॉटल थी ना, उसमें सिलिका जेल पड़ा होता है। इसके अलावा एक क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज होता है और कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। ये जो वर्ड है पढ़ने में बहुत मुश्किल है, किसेलगर, ठीक है, हाँ, ये एक तरह का एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका है और ये फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो इनको याद करने वाली बात। अब सिलिकॉन से बड़े इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, नेचर में कहाँ तुमने देखा, किसी ने सिलिकॉन सीलेंट देखा है? अच्छा, बताते कहाँ मिलता है। एक्वेरियम देखा किसी ने? एक्वेरियम में कांच की दीवारें होती हैं और दो कांच के बीच में एक रबड़ जैसा गोंद जो लगाते हैं वो सिलिकॉन सीलेंट है, ठीक है ना, वो सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक ऐसा केमिकल है जो कि एक तो एडहेसिव का काम कर रहा है, दूसरी बात है वाटर रेजिस्टेंट है। जैसे मान लो मैं गोंद लगा के चिपका दूं सामान्य, तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी बह जाएगा, फिर जो कांच है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सिलिकॉन जो है वो वाटर रेजिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। तो बताते हैं क्या है। देयर आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर्स विच हैव R2SiO एज रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। अब भैया बोर्ड पे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या हुआ, हमने भी पीछे पढ़ा कि SiCl4 में सिलिकॉन के 4 क्लोरीन बॉन्ड है, और इसको अगर मैं वाटर से ट्रीट करूं
तो यहाँ पर क्लोरीन की जगह पर OH आ जाता है, ठीक है ना। हाँ? अब मैंने एक ऐसा कंपाउंड बनाया जिसमें SI पे दोनों तरफ कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे RR, मतलब मिथाइल मिथाइल, और 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ? तो इस कंपाउंड की जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये दोनों साइड वाले क्लोरीन OH बना लेंगे, ठीक है। अब जिन लोगों ने थोड़ा सा पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा है, ये OH किसी दूसरे OH के साथ रिएक्ट करके अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दे तो क्या हो जाएगा, SiO SI बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। हाँ? और ऐसा एक करने की जरूरत तो है नहीं, फिर अगला वाला OH एक और OH के साथ रिएक्ट कर दे तो SiO SI बॉन्ड बन जाएगा, तो एक पॉलीमर बन जाएगा जिसमें SiO 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 ऐसी चेन होगी और हर SI पे ऊपर 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 नीचे दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा हाइड्रोफोबिक कंपाउंड बन जाता है। अब क्या करते हैं, यहां पर जो इन्होंने पेरेंट मॉलिक्यूल यूज किया था वो R2SiCl2 यूज किया था, ठीक है। इसकी R2SiCl2, ठीक है। अगर हम इसी के साथ थोड़ा सा R3SiCl यूज कर लें, ठीक है, तो R3SiCl क्या हो जाएगा, R3SiOH बना देगा, और जहां पर ये लग जाएगा वहां पर चेन टर्मिनेट कर जाएगी, जब तीनों तरफ R लग गया तो आगे चेन बढ़ने की वो नहीं है। तो मैं अपना R2SiCl2 और R3SiCl का रेशो डिफाइन करके, मान लो 50 इस पे एक इसका मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब दोनों तरफ चेन बंद करने के लिए 2 ऐसे चाहिए, तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज 100 की चेन बन जाएगी। ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कहीं पे 110 की भी हो सकती है, कहीं पर 85 की भी हो सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन ऑन एन एवरेज क्या होगा, अगर 50 ऐसे हैं और उस पर एक ऐसा मॉलिक्यूल है तो 100 पे 2 हो जाएंगे, इसका मतलब ऑन एन एवरेज मेरी चेन कैसी हो जाएगी, 100 यूनिट्स की। और अगर मान लो रेशो 25 और 1 कर लें तो 50 यूनिट की बन जाएगी, या 100 और 1 कर लें तो 200 यूनिट की बन जाएगी। तो मैं R2SiCl2 और R3SiCl का रेशो चेंज करके ऐसी चेन बना सकता हूं जिनकी लंबाइयां घटा रहा है, ठीक है। अब ये तो बन गई चेन। अगर भगवान की कृपा से मैं चाहूंगी कहीं से क्रॉस लिंकिंग हो जाए तो मैं बीच में कहीं पर एक मॉलिक्यूल डाल दूंगा RSiCl3, ठीक है। ये यहां ना लिखूं, इधर लिखूं, ऊपर मीडियम लिखा है ना, एक मॉलिक्यूल डाल दूंगा RSiCl3। तो RSiCl3 क्या करेगा, जब लगेगा तो चेन में, जैसे ये R2SiCl2 था तो पॉलीमर बना रहा था, एक OH इधर जोड़ रहा था, एक OH उधर जोड़ रहा था। RSiCl3 में यहां पर भी Cl है, ठीक है ना, तो फिर ये यहां पे क्या होगा, OSI करके चेन इधर चलने लगेगी, तो ये साइड चेन निकालने के काम में आ जाएगा। तो क्या है, R2SiCl2 मेन पॉलीमर का कंस्टिट्यूएंट है, R3SiCl पॉलीमर की चेन को बंद करने के लिए है, और RSiCl3 पॉलीमर की चेन में क्रॉस लिंकिंग करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग इनके रेशो के साथ प्ले करके ज्यादा क्रॉस लिंकिंग, कम क्रॉस लिंकिंग, खाली स्ट्रेट चेन है तो लंबी है कि छोटी है, इस तरह तमाम तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने देखो एक जनरल फॉर्मूला दिया, इसमें एल्किल या एरिल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड्स हैं जिनका फॉर्मूला RnSiCl4-N, ठीक है। 4 वैलेंसी है, इसमें या तो एल्किल लगा होगा या क्लोरीन लगा होगा। क्लोरीन के नंबर कितने हैं यही बताएगा कि वो कितने रिएक्शन कर सकता है। तो अगर एक क्लोरीन है तो खाली एक कोने पे लगेगा,
चेन टर्मिनेट करने के लिए। 2 क्लोरीन है तो वो चेन को सीधा चलाता चला जाएगा, और 3 क्लोरीन है तो वो साइड में साइड चेन खोल देगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सिलिकॉन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज अ कैटलिस्ट, वेरियस टाइप ऑफ मिथाइल, एक मिनट ऊपर जाना पड़ेगा, क्यों नहीं जा रहा है, वेरियस टाइप ऑफ मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड होगा ना, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेंस और MESiCl3, Me2SiCl2 and Me3SiCl with small amount of Me4SiR फॉर्म। तो Me4Si तो बर्बाद हो गया, इसका तो कोई खास यूज़ है नहीं, ठीक है, बिकॉज तो रिएक्ट नहीं करेगा आगे। लेकिन जो बाकी तीनों बने, 4 मिथाइल वाले को हटा करके 1 मिथाइल वाला, 2 मिथाइल वाले और 3 मिथाइल वाले, उनके अलग अलग यूज़ ने बता दिया है। तो कह रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई मिथाइल डाई क्लोरोसिलेन CH3 SiCl2 फॉर्म बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यील्ड्स स्ट्रेट चेन पॉलीमर, ठीक है। तो जब रिएक्शन देख लें, CH3Cl लिया और सिलिकॉन लिया, तो हमने क्या प्रोड्यूस किया, 2 CH3 2 क्लोरीन वाला कंपाउंड, ठीक है। अब जब इसको वाटर से ट्रीट किया तो दोनों HCl निकल गए, दोनों एंड पे OH लग गए, ठीक है। सिलिकॉन पे 2 मिथाइल 2 OH बन गए। अब इसको हीट करेंगे तो वाटर उड़ने लगेगा और बीच में SiO बॉन्ड बन जाएगा, जैसे मैंने बता दिया। ये सिलिकॉन हो गया। कह रहे हैं द चेन लेंथ ऑफ द पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड बाई एडिंग CH3 होल थ्राइस SiCl, ठीक है ना, विच ब्लॉक्स द एंड। तो उसका इन्होंने ये एग्जाम्पल दे दिया कि भैया राइट में तुमने Si विथ 3 मिथाइल लगा दिया तो उसने चेन को बंद कर दिया, ठीक है। हाँ, इन्होंने क्रॉस लिंकिंग की बात नहीं की, लेकिन अगर 3 क्लोरो वाला कंपाउंड होगा तो क्रॉस लिंकिंग भी कर सकता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं सिलिकॉन्स बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर एल्किल ग्रुप्स आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर, दे हैव अ वेरी हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है ना, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल्स ना, तो ना रिएक्ट करेंगे ना पिघलेंगे, ठीक है ना। दे हैव वाइड एप्लीकेशन, दे आर यूज सीलेंट, जो मैं बता रहा था एक्वेरियम बनाने के लिए, ग्रीसेज, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स एंड फॉर वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक। Being biocomposite, they are also used in surgical and cosmetic plants. अच्छा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी एक प्रॉपर्टी होती है जो भगवान चाहे तुम आगे जानोगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे से जानोगे, हल्के फुल्के नहीं जानोगे, ठीक है। वाटर सिलिकॉन चलो बेकार, ठीक, बेसिकली सिलिकॉन ऐसे कंपाउंड है जिसमें SiO की रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक नेचर है। अब अगली चीज है सिलिकेट्स, ठीक है। तो सिलिकेट्स का मतलब क्या हुआ, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के सॉल्ट। अब धीरे धीरे बात करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट मिनरल्स प्रेजेंट इन नेचर, ठीक है भैया। एक तो पहली बात तो इसके नाम याद कर पाना असंभव है, समझ लो दुनिया भर में जितनी मिट्टी फैली हुई है उसके सबके नाम याद करने, लेकिन फिर भी तुम ही को रटने पड़ेंगे, हम तो कहाँ तक याद करेंगे, हमें तो अब तक नहीं याद हुए। खैर, some examples are feldspar, zeolite, mica and asbestos. The basic structural unit is SiO4 minus, अभी मैं इसको अच्छे से बोर्ड पे बताऊंगा। In which silicon atom is bonded to 4 silicon oxygen in tetrahedral form। तो SiO4 minus में समस्या नहीं, हर सिलिकॉन है उससे 4 O माइनस जुड़े हुए हैं, ठीक है। In silicates either the discrete unit is present or a number of such units are joined together via corner by sharing 1, 2, 3 और 4 oxygen atoms per silicate unit। अब ये बात कंफ्यूजिंग होने लगी, ठीक है ना, इसको अभी 1 मिनट रुक करके बताएंगे। When silicate units are linked together, they form chain ring sheets और 3 dimensional structure, ये बात रुक करके बताएंगे। Negative charge on silicate structure is neutralized with positive charge metal ions, ठीक है। In all the 4 corners, if all the 4 corners are shared with the tetrahedral, अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आया, अभी बताते हैं। 2 important man-made silicates are glass and cement। तो मैं बताना चाहता हूँ सिलिकेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो सिलिकेट है, हाँ, वो इस तरीके की यूनिट है, Si पे टेट्राहेड्रली बॉन्डेड 4 O माइनस आयन, ये SiO4 4 माइनस, ठीक है।
तो एक तो क्या तरीका हुआ कि सिलिकेट एज सच एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मान लो सोडियम के साथ में एक कंपाउंड बनाऊं तो इसका नाम हो जाएगा Na4SiO4, ठीक है। हाँ, इस तरह के सिलिकेट यूनिट को ड्रॉ करने में क्योंकि दिक्कत है और 3 डायमेंशनल है, इसलिए मैं इसको इस तरह के एक फिगर से दिखा रहा हूं। ये बेसिकली एक टेट्राहीड्रन है जिसको मैं टॉप से देख रहा हूं। तो ये 3 नीचे वाले ऑक्सीजन है, ये तीनों, और ये सेंटर में ये ऊपर वाला, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया? Na4SiO4। तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे एक Na+, यहाँ पे एक Na+, यहाँ पे एक Na+ और यहाँ पे एक Na+, ठीक है। अब क्या हुआ, इनको जरा जोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर सिलिकेट 2 ऐसे जुड़ जाए, ठीक है, हाँ, तो वास्तव में क्या हुआ, अब यहां पर एक SiO4 था, दूसरा SiO4 था, बीच का ऑक्सीजन कॉमन हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? Si2, और ऑक्सीजन कितने रह गए? 7 ही रह गए, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन नहीं अलग अलग, ये। तो इसका नाम हो गया Si2O7, और 1 2 3 1 2 3 6-, ठीक है। हाँ, ये 2 सिलिकेट यूनिट। तो यानी कि जब एक सिलिकेट यूनिट दूसरे सिलिकेट यूनिट से जुड़ेगी तो एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा और 2 नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। इसमें कोई समस्या है? हाँ? तो ऐसे ही कोई जरूरी थोड़ा 2 जुड़े, अगर 3 जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? Si3, तो 3 पे 12 होने थे जिसमें से 2 ऑक्सीजन खा गए, ठीक है। 3 पे 12 होने थे जिसमें से 2 ऑक्सीजन खा गए, तो कितने बचे? O10। और 12 पे 12 नेगेटिव चार्ज होना था जिसमें से 4 नेगेटिव खा गए हर ऑक्सीजन की वजह से, तो 8, ठीक है। और ऐसे ही 4 मेंबर की, 5 मेंबर की, 6 मेंबर की SiN, ठीक है, O3N+1। हर सिलिकॉन पे, अगर हर सिलिकॉन को देखें तो उस पे 3 ऑक्सीजन लगाना है, और चौथा तो अगले वाले सिलिकेट से ले लेना है, ठीक है। और फिर चौथा अगले वाले सिलिकेट से लेना है, और अंत में टर्मिनेट करने के लिए एक ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है। तो SiN3N+1, ये फॉर्मूला क्या हो गया? इसके सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन का चार्ज इसके ऊपर देखने का तरीका क्या है कि इसके ऊपर 4N का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके ऊपर 6N+2 का नेगेटिव चार्ज है। इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है? Si+4, इसकी ऑक्सीजन स्टेट +4 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 है, तो 6N+2 का नेगेटिव चार्ज है, तो घटाएंगे तो -2N+2 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। जैसे जब n की वैल्यू 1 थी तो -4, जब n की वैल्यू 2 थी तो -6, जब n की वैल्यू 3 थी तो -। ये फॉर्मूला हो गया, लिख लो कहीं पर, लीनियर सिलिकेट का। ठीक, हाँ। अब कभी कभी क्या होगा, मैं बीच क्यों नहीं बना रहा हूं, जो लाइनें हैं ये आपस में जुड़ करके रिंग बना देंगी, ठीक है। तो रिंग सिलिकेट्स में क्या होगा, जो SiN पे पहले कितने हो रहे थे? O
3n+1 थे, अब खाली 3n रह जाएंगे क्योंकि लास्ट में एक ओ जोड़ करके वापस, ठीक है ना, गोला बना रहे थे, अंत में जाके जोड़ दिया SiN 3O3n। ये फॉर्मूला हो गया रिंग सिलिकेट का। और फिर अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर 4n का पॉजिटिव चार्ज, 6n का नेगेटिव चार्ज, तो -2n, ठीक है, पक्का। तो जैसे मैं फॉर्मूला दूंगा Si3O9 -6। बताओ ये कैसा रिंग सिलिकेट है, लीनियर है कि रिंग है कि 2 डायमेंशनल है कि 3, है ना, रिंग बना रहा है, ठीक है, गोला पूरा होगा, ठीक। अब मान लो SiN O3n+1। चलो इसको फॉर्मूले लिखना बंद करो, नहीं तो परेशान हो जाओगे, एनसीईआरटी में है भी नहीं। तो अभी क्या हुआ, सिलिकेट्स अगर ऐसे जुड़ गए, ठीक है, तो ये लीनियर हो गए, और इसके बगल में ऐसे जोड़ दूं, ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स हो गए, ठीक है। हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, अगर ध्यान से देखें तो हर सिलिकॉन यूनिट के पास एक तो अपना O- है, ठीक है, और हर सिलिकॉन यूनिट के पास 3 और ऑक्सीजन है, लेकिन वो 3 ऑक्सीजन शेयर्ड हैं, ठीक है। तो एक तो ऑक्सीजन और प्लस 3/2 ऑक्सीजन, और क्योंकि जो 3 मेरे हैं वो तीनों मेरे नहीं है, किसी और के भी हैं, तो यानी पर हेड कितने हैं, तीनों को हाफ करके, उसमें आधा हिस्सा मेरा है, आधा हिस्सा तुम्हारा है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा SiNO 2.5n, 3/2 शेयर्ड और एक O-, ठीक है। और चूंकि प्लेन वाले तो सारे आपस में न्यूट्रलाइज हो गए हैं, खाली जो सर पे एक डंडी खड़ी है वही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उसके ऊपर चार्ज -n हो जाएगा। वैसे भी देखें तो इस सिलिकॉन के ऊपर 4n का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे 5n का नेगेटिव चार्ज, तो -n। ये हो गए शीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लेनर सिलिकेट्स, ठीक है। हाँ, और फिर हाँ अब आ रहा भाई 3D पे, ठीक है ना। हाँ, अब जैसे ये एक शीट थी, इसके ऊपर एक और शीट लगा दे, ठीक है ना, मतलब जो वो एक आखिरी ऑक्सीजन था वो भी बैलेंस करा दे, तो क्या हो जाएगा, हर सिलिकॉन पे 4 ऑक्सीजन जो कि आधे आधे बट रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा SiO2। ये क्वार्ट्ज यानी कि या सैंड या वो जो 2 और नाम थे गंदे गंदे, वो वाला बेसिकली 3 डायमेंशनल सिलिकेट, ठीक है ना। तो क्या वो एक सिंपल सिलिकेट, फिर उसी से लाइन बनी, उसी से रिंग बनी, उसी से प्लेन बना, उसी से 3D स्ट्रक्चर बना, सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो सवाल आते हैं स्पेशली IIT में आते हैं कि फॉर्मूला दे दिया, उससे अंदाज लगा के बताओ कि क्या ये लीनियर है, रिंग है, प्लेन है या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इस तरीके। हाँ सर, आपने कहा कि एक जो है ऑक्सीजन के ऊपर 2 जो है वो मतलब सर 3 जो है ऑक्सीजन, हर सिलिकॉन के पास 3 ऑक्सीजन जो शेयर्ड है, तो जो शेयर्ड ऑक्सीजन होगा उसमें से आधा ही सिलिकॉन के अपने नाम होगा, आधा दूसरे सिलिकॉन के नाम होगा। सर लेकिन वहां पर जो है सर 3 जो है आप करे तो 1/3। अरे तो बॉन्डिंग बनाने में गलती हो गई, चलो ठीक है, ये बात ऐसा नहीं जुड़ा होगा, तो सही बात बताई, डायग्राम बनाने में मुझसे गलती हो गई, एक जगह पे 3 तो जुड़ ही नहीं सकते, बिकॉज फिर तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो जाएगी ना, ये ऐसा नहीं हो तो जल्दी से ट्राइंगल में फिगर बनाने में बना दिया। अल्टीमेटली क्या होगा, जो जब लेयर स्ट्रक्चर होगा तो उसमें क्या होगा, हर सिलिकॉन मतलब ये ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है ना। ठीक
ठीक है, और आखिरी जो है ये जियोलाइट आ गए। जियोलाइट सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट पढ़ा नहीं था, मतलब 12th वाले बच्चों ने पढ़ा हुआ है, जो 11th वाले बच्चे हैं वो अभी आगे चल के पढ़ेंगे। जियोलाइट आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ठीक है। तो सिलिकेट्स की तरह से एल्यूमिनोसिलिकेट्स ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें खाली सिलिकन ना हो करके सिलिकन की जगह पे थोड़े से एल्यूमिनियम के एटम आ जाते हैं। तो कहते हैं एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस अ फ्यू सिलिकन एटम्स इन 3-dimensional नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ओवरऑल स्ट्रक्चर नोन एज एल्यूमिनोसिलिकेट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कैटायंस सच एज Na+, K+ एंड Ca2+ बैलेंस द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फंडा क्या हुआ कि जब तुमने सिलिकन की जगह पर एक एल्यूमिनियम ला दिया, इसका मतलब वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसको बैलेंस करने के लिए सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम वहाँ पे आ गया। इसके एग्जाम्पल हैं फेल्सपार और जियोलाइट, ठीक है। जियोलाइट्स आर वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन, ठीक है। ये बात सरफेस केमिस्ट्री में भी ऐसे लिखी हुई है। ZSM5 जो है वो एक तरह का जियोलाइट है, एग्जाम्पल है। अ टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। हाइड्रेटेड जियोलाइट्स आर यूज्ड एज आयन एक्सचेंज रेजिन इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है ना। आयन एक्सचेंज रेजिन क्या होता है मालूम है? नहीं पता, हम लोग हाइड्रोजन में पढ़ेंगे, ठीक है। आयन एक्सचेंज रेजिन ऐसा होता है जैसे मान लो हार्ड वाटर क्या होता है मालूम है सबको? जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है, ठीक है ना। तो मान लो हमने कुएं में से पानी निकाला, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है, ठीक है। और रियोलाइट जो है वो हम लोग इस तरह से बना करके रखे हैं कि उसमें जो एल्यूमिनियम के साथ जो पॉजिटिव चार्ज है वो सोडियम का है, ठीक है, या चाहे तो H+ का है, ठीक है। तो जब कैल्शियम आयन आएंगे तो सोल्यूशन में H+ आयन दे देगा और बदले में Ca2+ आयन ले लेगा, ठीक है। तो कैल्शियम आयन वहाँ से रिमूव हो जाएंगे और उसके यहाँ पे Na+ या H+ आयन आ जाएंगे, तो जो हार्डनेस है वो रिमूव हो जाएगी। हम लोग उसको बहुत अच्छे से हाइड्रोजन में पढ़ेंगे, ठीक है।